K2 दुनिया का दूसरा ऊंचा तरीन पहाड़ है। सतही समंदर से 28,251 फीट की बुलंदी पर मौजूद K2 पाकिस्तान के गिलगित बल्तिस्तान के इलाके में मौजूद है। K2 दुनिया के ऊंचे तरीन पहाड़ माउंट एवरेस्ट से तकरीबन चंद 100 फीट छोटा है, लेकिन माउंट एवरेस्ट के मुकाबले में K2 को सर करना दुनिया के हर कोपहमा का ख्वाब है, क्योंकि K2 की चोटी पर पहुंचना इंतहाई मुश्किल काम है। इसकी वजह K2 का मौसम और इस पहाड़ की स्टीफनेस है। यह पहाड़ बेहद सीधा है। हर साल दुनिया के बड़े बड़े माउंटेनियर्स यानी कोपहमा K2 को सर करने का ख्वाब लेकर पाकिस्तान आते हैं। ये लोग गर्मी में K2 को सर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सर्दियों में K2 को सर करना इंतहाई खतरनाक है और आज तक कोई ऐसा नहीं कर सका। K2 पर जाने वाला हर 4 में से एक कोपहमा अपनी जान खो बैठता है। इन लोगों की लाशों को K2 से नीचे नहीं लाया जा सकता और तभी K2 के सामने स्टील की प्लेट्स पर इन लोगों के नाम लिखकर लटका दिए जाते हैं। ऐसे लोगों को घोस्ट ऑफ K2 भी कहा जाता है। अगस्त 2008 में K2 पर कुछ ऐसा हुआ जिससे पूरी दुनिया शॉक्ड हो गई। 11 लोग एक ही दिन में K2 पर अपनी जान गंवा बैठे और कई लोग शदीद जख्मी हो गए। इस वाक़े को किसी भी पहाड़ पर तारीख का सबसे ख़तरनाक वाक़या भी कहा जाता है। जुलाई 2008 के आखिरी हफ्ते में दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में से 6 टीम्स K2 के बेस कैंप पर इकट्ठी हो गईं। हर किसी का ख्वाब K2 की चोटी तक पहुंचना था। इनमें हॉलैंड, कोरियन, सर्बिया, अमेरिका, फ्रांस और इटली की टीम्स शामिल थीं। इनमें आयरलैंड, नॉर्वे और नेपाल के कोपहमा भी शामिल थे, जबकि पाकिस्तान के पोर्टर्स भी इस टीम का हिस्सा थे, जिनमें हुंजा से ताल्लुक़ रखने वाले मेहरबान करीम और जिहान बेग शामिल थे। पोर्टर्स उन लोगों को कहा जाता है जो कोपहमाओं की मदद के लिए उनके साथ पहाड़ पर जाते हैं। लेकिन K2 को सर करना आसान नहीं था। ये टोटल 30 लोग थे। इन्होंने फैसला किया कि K2 की तरफ अलग अलग जाने से बेहतर है कि इकट्ठा एक टीम बनकर K2 को सर किया जाए। 31 जुलाई की रात को ये तमाम लोग इकट्ठे हो गए। इन्होंने फैसला किया कि कोरियन टीम K2 पर फिक्स रोप्स लगाएगी। ये वो हिफाजती रस्सियाँ होती हैं जिनको K2 पर लगाकर इनकी मदद से K2 पर चढ़ा जाना था। 1 अगस्त की सुबह को ये 6 टीम्स K2 की चोटी पर चढ़ना शुरू हो गई। इन लोगों का लीडर वैन रूइजन नामी एक इंतहाई एक्सपीरियंस कोपहमा को बनाया गया। 12 घंटे तक मुसलसल चलने के बाद पहला हादसा पेश आ गया। हुआ कुछ यूँ कि सर्बियन टीम के ड्रन मैंडिंग ने खुद को रस्सी से अलग किया ताकि ये अपने आगे चलने वाले क्लाइंबर्स से आगे निकल जाए, लेकिन ये स्लिप हो गया और नीचे गिरकर मौत का शिकार हो गया। पाकिस्तानी पोर्टर जिहान बेग ने मैंडिक की लाश को बचाने की कोशिश की, लेकिन यह भी अफसोसनाक तौर पर स्लिप हो गया और नीचे गिरकर मारा गया। इस पॉइंट पर कुछ पहमाओं ने वापस जाने का फैसला कर लिया, जिनमें सेसिलिए स्कोग नामी एक औरत भी शामिल थी। इसका ताल्लुक नॉर्वे से था। ये एक बहुत माहिर कोपहमा थी। ये अपने शौहर रोल्फ बे के साथ K2 को सर करने के लिए आई थी और इनकी शादी को सिर्फ 1 माह हुआ था। इसका शौहर रोल्फ बे उस वक्त K2 के एक ऐसे हिस्से से गुजर रहा था जहाँ बर्फ़ के बड़े बड़े पहाड़ बने हुए थे। यह जगह इंतहाई खतरनाक होती है क्योंकि यहाँ से बर्फ़ पिघल कर अक्सर नीचे गिरती है। रोल्फ की बदकिस्मती ये थी कि ये जो ही इस जगह से गुजर रहा था, उसी वक्त एक बहुत बड़ा बर्फ़ का हिस्सा टूटा, जिसके नीचे ये दब गया और मारा गया। इसकी बीवी थोड़ा ही नीचे से अपने शौहर को मौत के मुंह में जाता देख रही थी। दोस्तों, इस सूरत हाल में कोई कुछ नहीं कर सकता। किसी की लाश को भी रिकवर करना खतरे से खाली नहीं होता। कुछ घंटा पहले पाकिस्तानी पोर्टर जिहान बेग भी इसी तरह मौत के मुंह में गया था। K2 की चोटी के इतने नज़दीक आकर अब लोग वापस नहीं जा सकते थे। 3 लोग मारे जा चुके थे, लेकिन इन लोगों ने अपना सफ़र जारी रखा। इस एक्सपीडिशन के लीडर वैन रूइजन शाम के 7 बजे K2 की चोटी पर पहुंच गया। इसके साथ 4 और लोग भी शामिल थे। दुनिया का दूसरा ऊंचा तरीन मकाम अंधेरा और सर्दी ऐसी के लोगों के जिस्म अकड़े हुए थे और इस हालत में K2 से नीचे उतरना बेहद खतरनाक था। इनको नीचे कुछ टॉर्च लाइट्स नजर आ रही थी। ये कोरियन क्लाइंबर्स थे जो K2 की चोटी की तरफ बढ़ रहे थे। अचानक ये टॉर्च लाइट्स बंद हो गईं। वैन रूइजन को काफ़ी परेशानी हुई, लेकिन ये लोग नीचे उतरना शुरू हो गए। जिस बर्फ़ के पहाड़ के नीचे रोल्फ बे आकर दब गया था, उसी बर्फ़ ने हिफाजती रस्सियों को भी तबाह कर दिया था। ये लोग अब बढ़ चुके थे। नेपाल के कोपहमा जुमिक पोटे K2 के खतरनाक तरीन हिस्से पोर्टल नेक में फंस चुका था। यह जगह इंतहाई फिसलने वाली और स्टीप होती है।
इसके दोस्त पसंद गोटे ने इसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन ये दोनों अंधेरे में स्लिप हो गए और केटू के बर्फीले पहाड़ में कहीं गिरकर मौत का शिकार हो गए। बोटल नेक के हिस्से में एक 61 साला फ्रेंच क्लाइंबर भी फंसा हुआ था। इसका नाम ह्यूज डॉबरेट था। इस आदमी की मदद के लिए इसके साथ पाकिस्तानी पोर्टर मेहरबान करीम भी मौजूद था। ह्यूज को डर था कि इसकी ऑक्सीजन की बोतल ख़त्म हो जाएगी और ये तेज़ी से नीचे की तरफ उतरना शुरू हो गया, लेकिन अफसोसनाक तौर पर सिर्फ 10 मिनट के बाद ही ये भी नीचे गिर गया और इसके बाद इसका पार्टनर मेहरबान करीम भी फिसलकर अंधेरे में बर्फ में कहीं गुम हो गया। पिछले कुछ घंटों में केटू कई लोगों की जानें ले चुका था और कई लोग मौत के मुंह में थे। एक्सपीडिशन का लीडर वैन रूइजन, जो केटू से नीचे उतर रहा था, को नजर आना बंद हो गया था। केटू की बर्फ पर पड़ने वाली धूप की चमक की वजह से ये आदमी तकरीबन अंधा हो गया था और फिर उस वक्त दुनिया के दूसरे ऊंचे तरीन पहाड़ पर अंधेरा हो चुका था। दोस्तों, 8000 मीटर की ऊंचाई वाले एरिया को डेड जोन कहा जाता है, क्योंकि इस ऊंचाई पर इंसान अपने होशोवास खो बैठता है। इस ऊंचाई पर खाना हजम करना मुश्किल हो जाता है और ऑक्सीजन ना होने के बराबर होती है। वैन रूइजन ने पिछले 16 घंटे से कुछ खाया पिया नहीं था। हिफाजती रस्सी भी तकरीबन तबाह हो चुकी थी और इतने अंधेरे में बगैर रस्सी के नीचे उतरना इंतहाई खतरनाक था। अचानक इसकी कमज़ोर नज़र ने 3 कोरियन क्लाइंबर्स को देखा। ये वही लोग थे जिनके हाथ में टॉर्च थी, जो अचानक गायब हो गई थी। ये लोग हिफाजती रस्सी के अंदर फंसे हुए थे। अगर वैन इनकी रस्सी काट देता तो ये लोग नीचे गिर सकते थे। वैन इनकी मदद करने के काबिल भी नहीं था। 2 और क्लाइंबर्स कनफोटला और मैकडोनल्ड भी यहाँ पहुँच गए। इन लोगों ने काफ़ी देर तक कोरियंस की मदद करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। मजबूरन इन तमाम लोगों ने कोरियंस को छोड़कर नीचे उतरने का फैसला कर लिया। लेकिन फिर हैरत अंगेज तौर पर मैकडोनल्ड, जिसका ताल्लुक आयरलैंड से था, फिर से ऊपर केटू की तरफ चढ़ना शुरू हो गया। इसने ऐसा क्यों किया कोई आज तक नहीं जानता। ये ऊपर की तरफ चढ़ ही रहा था कि अफसोसनाक तौर पर एक एवलांच आ गया, यानी बर्फानी तूफान आ गया, जो मैकडोनल्ड और 3 कोरियंस को अपने साथ बहा कर ले गया। इनकी लाशों का भी पता नहीं चल सका। अब सुबह के 5 बज चुके थे। एक्सपीडिशन का लीडर वैन रूइजन, जो कि अपनी काफ़ी बीनाई खो चुका था, केटू पर ही सो गया। इसने थोड़ी बर्फ़ भी खाई ताकि इसकी बॉडी में पानी की कमी न हो जाए। इसको ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था और इसको पता था कि इसकी मौत केटू पर ही हो जाएगी, लेकिन इसने अपनी आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। ये आदमी 3 घंटे तक नीचे उतरता रहा। यहाँ एक नेपाली पोर्टर पेम्बा ने अपनी जान पर खेलकर काफ़ी लोगों की जानें बचाई। पेम्बा केटू की चोटी से वापस नीचे पहुँच चुका था। इसको वूमेंट हो रही थी, लेकिन यह दवाई खाकर वापस केटू पर लोगों की मदद करने पहुँच गया। इसने इटालियन क्लाइंबर कनफोटला को नीचे उतारने में मदद की। कनफोटला की उंगलियाँ सर्दी की वजह से काम नहीं कर रही थी। पेम्बा को यहाँ वैन रूइजन भी मिल गया और इसने इसको भी नीचे उतारने में मदद की। दोस्तों, इस वक्त तक पाकिस्तान आर्मी के हेलीकॉप्टर्स जख्मी क्लाइंबर्स को रेस्क्यू करने केटू की तरफ रवाना हो चुके थे। ये रेस्क्यू ऑपरेशन इंतहाई खतरनाक था, लेकिन पाकिस्तान आर्मी के जवानों ने अपनी जान पर खेलकर सर्वाइवर्स को स्कर्दू के हॉस्पिटल में शिफ्ट किया। केटू पर 11 लोगों की जानें जा चुकी थी और कई लोग शदीद जख्मी हो चुके थे। यह खबर इंटरनेशनल मीडिया में आग की तरह फैल गई थी। इस वाक़े पर कई किताबें भी लिखी गईं और कई डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई गईं। केटू को सर करना आज भी दुनिया के बड़े बड़े को पहमाओं का ख्वाब है, जो इस पहाड़ के खतरों के बावजूद हर साल केटू का रुख करते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। ऐसी मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।